हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजकुमारी ने चंद्रिका की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, अरे चंद्रिका, हमारा रक्षक जो हमारे साथ है, हमें कहाँ भला कुछ हो सकता है। इतना बोलते हुए वसुंधरा मुस्कुराकर वीरेश की तरफ ही देख रही है, लेकिन वीरेश ने सिर्फ राजकुमारी की बात सुनी और बदले में कुछ नहीं कहा और ना ही फिर से उसकी तरफ देखा। वो तीनों नाव से उतरे और वीरेश ने नाव वाले से वहीं पर नदी के किनारे पर ही रुककर उन तीनों के वापस आने का इंतजार करने के लिए कहा और नाव वाला भी उसकी बात मानकर वहीं पर रुक गया। वीरेश जब तक नाव वालों से बात कर रहा था, तब तक राजकुमारी चंद्रिका दोनों ही वहां से आगे बढ़ गईं और वीरेश ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो भी तुरंत उन दोनों के पीछे आया। अब वो दोनों आगे चल रही हैं और वीरेश वहां चारों तरफ नजर रखते हुए उन दोनों के पीछे चल रहा है। वो दोनों वहां किनारे से थोड़ा सा ही आगे आई थी कि तभी थोड़ा सा अंदर की तरफ धुआं उठता हुआ उन सभी को नजर आया। तो उसे तरफ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए राजकुमारी, चंद्रिका, वीरेश तीनों लगभग भागते हुए उस तरफ आए। वहां किनारे से थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ आने के बाद बहुत ही अजीब सा नजर उन लोगों को अपने सामने नजर आया। वहां पर सब कुछ एकदम काला पड़ चुका था। कुछ चीजें तो जलकर राख हो गई थीं और कुछ लोग वहां किनारे रखे पत्थरों पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो कुल मिलाकर 10 या 12 लोग ही होंगे। इसके अलावा वो पूरा गांव एकदम सुनसान लग रहा था। क्या हुआ होगा यहाँ पर? राजकुमारी ने अपने सामने उन जले हुए घरों को देखते हुए पूछा। चंद्रिका को भी वो सब कुछ देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है और वहां पर क्या हुआ होगा, इस बारे में वो भी सोच रही है। राजकुमारी की तरह ही वो सारे सवाल उसके मन में भी चल रहे हैं, लेकिन उसने किसी से कुछ भी पूछा नहीं, बल्कि खुद ही देखकर वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। वीरेश ने भी वो सब बहुत ही हैरानी से देखा, लेकिन वो समझ गया कि ये जरूर काली शक्तियों का काम है और उन लोगों ने एक और गांव पर हमला किया और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए ले गए हैं या फिर उनकी बलि देने के लिए। ये सब कुछ समझ आते ही वीरेश ने चारों तरफ अपनी नजरें को मांग कर देखा, तो वहां बाईं तरफ वीरेश को कुछ जाने पहचाने से लोग भी वहां थोड़ी दूर पर नजर आए। वो सब लोग आपस में बहुत ही गंभीर बात कर रहे थे और उन सब के चेहरे भी उसी तरह के परेशान लग रहे हैं। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर वीरेश पर पड़ी, क्योंकि वीरेश भी उस तरफ ही बढ़ रहा था और तभी वो लड़का एकदम भागते हुए आया और वीरेश के गले लग गया। वीरेश, यार कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा हुआ आज वापस आ गए। वो सारे वीरेश के रक्षक दल के लोग हैं और उनमें से ही उसका एक दोस्त वैभव, जिसे कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वीरेश कहाँ पर गया हुआ है। वो उसे सामने देखकर खुश हो गया और गले लगाते हुए उसे ये सब कुछ पूछने लगा। कुछ नहीं यार, गुरुजी के दिए हुए काम को पूरा कर रहा हूँ। पूरा क्या, बस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीरेश ने भी वैभव की बात का जवाब देते हुए कहा। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर थोड़ी दूर पर पीछे खड़ी हुई चंद्रिका, वसुंधरा के साथ साथ दूसरी तरफ खड़े बाकी सारे लोगों का ध्यान भी उन दोनों की तरफ हुआ और वो सारे लोग पूरी बात जानने के लिए धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ ही आ रहे हैं। वैभव और वीरेश की बातें उसके रक्षक दल के लोगों ने पहले ही सुन ली और सक्षम आगे आते हुए बोला, वो राजकुमारी की रक्षा के लिए अब से राजमहल में ही रहेगा हर वक्त। गुरुजी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्या? सक्षम की बात सुनकर सारे लोग एकदम हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगे, क्योंकि सक्षम के अलावा शायद और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। इतना बोलते हुए सक्षम भी आगे जाकर वीरेश के गले लग गया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराया, जिससे कि वैभव और शिवानी समेत वो बाकी सारे लोग समझ गए कि सिर्फ सक्षम को इस बारे में पता है और वो लोग इस बारे में शिकायत करने लगे कि उन्हें क्यों कुछ नहीं बताया। सक्षम उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, मुझे लगा गुरुजी ने सबको ही बता दिया होगा, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं बताया, इसका मतलब कि तुम्हें ये बात पता होना उतना आवश्यक नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। इसके बाद वो सब आपस में बात करने लगे। तभी शिवानी ने वीरेश से पूछा, अच्छा फिर तो तुम्हें हर वक्त राजकुमारी के साथ राजमहल में ही होना चाहिए उनकी रक्षा के लिए, तो फिर तुम अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात का जवाब देते हुए वीरेश बोला, हाँ, वो अभी तो राजकुमारी भी मेरे साथ यहाँ पर ही आई हुई है, वो देखो वहाँ। इतना बोलते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे थोड़ी दूर पर खड़ी दो लड़कियां उन सबको दिखाई दीं। उन दोनों में से एक ने एकदम राजसी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक ने कुछ ज्यादा जेवर पहने हुए थे और वहीं दूसरी ने एकदम हल्के जेवर पहने हुए थे, लेकिन वो दोनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। वहीं शिवानी ने तो रक्षक दल के कपड़े पहने थे और वो नाम मात्र ही लड़की लग रही थी। अगर उसके बाल लंबे नहीं होते तो कोई भी नहीं कह सकता कि उन सबके बीच वो लड़की है या लड़का। वीरेश की बात सुनकर शिवानी
शिवानी ने हैरानी से उस तरफ देखते हुए पूछा, क्या राजकुमारी भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हैं, बिना पालकी और सैनिकों के? क्या सच में वो राजकुमारी हैं? कहानी जारी है। क्या राजकुमारी को पता चलेगा कि उस गांव में आग कैसे लगी और रक्षक दल के लोगों से मिलकर क्या बातचीत करेगी राजकुमारी उनसे? और क्या राजकुमारी वापस सही सलामत महल पहुंच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वीरेश की रक्षक दल के सारे मित्र और शिवानी उस वहां पर देखकर खुश होते हैं, और जब वो बताता है कि वो राजकुमारी के साथ यहाँ पर आया है, तो थोड़ी दूर पर खड़ी राजकुमारी की तरफ ही सब लोग देखने लगते हैं, और उन सबको राजकुमारी को वहां देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में ये राजकुमारी है? ये तो बहुत खूबसूरत है, जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। राजकुमारी की तरफ देखते हुए सिर्फ शिवानी ही इतना बोल पाई, क्योंकि वसुंधरा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शिवानी ने राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में जितना कुछ सुना है उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी उसने ये सवाल किया, क्योंकि बाकी सारे लड़कों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि शिवानी और चंद्रिका दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, उन सब की उम्मीद और कल्पना से कहीं ज्यादा। और जैसी लड़कियां उन्होंने वहां आश्रम और रक्षक दल में अपने आसपास देखी हैं, उनसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। इसलिए वो सब एकदम आंखें बड़ी करके हैरानी से उस तरफ देख रहे हैं, सिर्फ वीरेश को छोड़कर, क्योंकि उसकी पीठ राजकुमारी की तरफ है। उसने जैसे ही सारे लड़कों को गौर से देखा तो वो आगे खड़े दो लड़कों के सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, नजरें नीचे करो तुम सब, राजकुमारी की तरफ इस तरह से नहीं देख सकते, और माफी मांगो उनसे। वीरेश की बात सुनकर वो सभी इधर उधर देखने लगे, क्योंकि उनके गुरुजी ने भी उन्हें इस तरह से लड़कियों को सीधे देखने के लिए मना किया है। ये सब उनके नियमों के खिलाफ है। तब तक वसुंधरा वहां पर आ गई थी, और उसने जैसे ही वीरेश की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। आप लोग देख सकते हो हमारी तरफ, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तुम सबको हैरानी हो रही होगी, इस तरह राजकुमारी को सामने देखने की उम्मीद नहीं होगी ना। राजकुमारी की बात सुनकर उन सबको थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो उन्हें लगा था शायद राजकुमारी भी वीरेश की तरह उन सब लोगों पर गुस्सा करेगी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने नजर उठाकर नहीं देखा और माफी मांगते हुए कहा, राजकुमारी, हमें माफ करिए, हम सब बस अचंभे में थे और हमारी ऐसी कोई गलत नजर नहीं थी। और हमारा अरे नहीं नहीं, आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं, और आप सब हमारे रक्षक के दोस्त हैं। राजकुमारी ने खुश होते हुए पूछा। वो बहुत ही खुश मिजाज और चंचल स्वभाव की है, और आज उसे महल से बाहर निकलने को मिला तो वो कुछ ज्यादा ही खुश है। लेकिन तभी चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राजकुमारी, आपको हर जगह इतना दयालु होने की जरूरत नहीं है। ये बात चंद्रिका ने धीरे से राजकुमारी के कान में कही, जिसका जवाब राजकुमारी ने नहीं दिया, और वो आगे आकर उन सभी से बात करने लगी। लेकिन उन लोगों में से सिर्फ शिवानी ही आगे जाकर राजकुमारी से बात कर रही थी। राजकुमारी को नए लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो शिवानी से उसके रक्षक दल और शक्तियों के बारे में पूछने लगी, लेकिन शिवानी उसे ज्यादा नहीं बता पाई, क्योंकि वो भी इन सब में शामिल नहीं है। उससे ज्यादा बताने की अनुमति भी उन लोगों को नहीं है, ये भी उनके नियमों के खिलाफ है। वीरेश ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, राजकुमारी, चलिए, अब हमें यहाँ से चलना होगा। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ इस गांव में खतरा है। मुझे यहाँ आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियां होने का एहसास हो रहा है। सक्षम वीरेश की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि उन काली शक्तियों ने ही ये आग लगाई थी इस गांव में, क्योंकि इस गांव के लोग उस शैतान की बात नहीं माने, और अब देखो पूरा गांव वीरान हो चुका है। सबको वो यहाँ से ले गए, हम सिर्फ इतने लोगों को ही बचा पाए। राजकुमारी और चंद्रिका ये सारी बातें बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अब तक महल में सिर्फ उन दोनों को सुनने को ही मिलती थी। आज पहली बार अपनी आंखों के सामने वो लोग ऐसा कुछ देख रही हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान हैं, और उन दोनों को ही थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं। इन सब बातों के बीच वीरेश ने फिर से उन लोगों को वहां से चलने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी अब ज्यादा देर वहां पर रुके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर राजकुमारी को कोई तो खतरा है जो उनके आसपास मंडरा रहा है। लेकिन वो खतरा क्या है, इस बारे में वीरेश को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उसे सिर्फ इतना बताया गया है कि राजकुमारी पर उच्च काली शक्तियों की नजर है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं,
और वीरेश को उन सब से राजकुमारी की रक्षा करनी है, किसी भी कीमत पर। और अपने रक्षक दल में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ही उसे ये काम सौंपा गया है। उसके गुरु ने जैसे ही उसे ये काम दिया था, तब से ही वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, और तब से लेकर अब तक वो हमेशा राजकुमारी और उनकी रक्षा के बारे में ही सोचता रहता है। अभी इस वक्त भी वो उनकी सुरक्षा को लेकर ही चिंतित है, इसलिए अपने रक्षक दल के साथियों को बात कर पूरा राजकुमारी और चंद्रिका के साथ वहां उस गांव से आगे चला गया। लेकिन राजकुमारी और चंद्रिका बार बार मुड़कर उस गांव के जले हुए घर और बिखरे हुए सामान और कुछ लोगों की जली हुई लाश देख रही थी। ये सारी चीज उन दोनों के ही मन को बहुत ज्यादा विचलित कर रही, क्योंकि उन दोनों ने ही ऐसा कुछ आज पहली बार ही देखा है अपने जीवन में। ये सब क्या है? क्यों मारा इन लोगों को? किसी ने भी इन्हें मारकर किसी को क्या मिला होगा? वसुंधरा बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। वीरेश ने तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद्रिका ने राजकुमारी वसुंधरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, पूरे गांव में ही आग लगा दी, पता नहीं कौन लोग होंगे वो। हमें भी ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है। कहानी जारी रहेगी। पूरे गांव में आग लगाने वाले कौन हो सकते हैं और क्या मकसद होगा? क्या वो सब मिलकर पता कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट भी जरूर करिए।